कुछ दिन पहले जैसे ही सुनसरी से लेकर जनकपुर तक सांप्रदायिक द्वंद्व हुआ, जगह-जगह पर हुलदंगा हुआ, जिसके दौरान तकरीबन 4 लोगों की जान गई। उसके बाद सरकार की तरफ से, नेपाल के होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन के जो टीम बनाया गया था, छानबीन समिति बनाया गया था, उसके निचोड़ में देखें तो वहाँ पर प्रहरी की ही लापरवाही की वजह से और सत्तारूढ़ दल की लापरवाही की वजह से, वहाँ उनके सांसद की लापरवाही की वजह से वहाँ 4 लोगों की, विशेष करी हिंदू की जान गए, ऐसा छानबीन की रिपोर्ट है। क्या मानना है सर आपको, क्यों ऐसा हुआ? प्रहरी के द्वारा क्यों इतना लापरवाही हुआ, जिसकी वजह से 4 लोगों ने अपने जान गुमाए? क्या मानना है इस बारे में आपको? देखो देखो सुमन भाई, मैं तो इसको एक षड्यंत्र मानता हूँ, क्योंकि ये एक धार्मिक द्वंद्व है। हाँ। हिंदू मुसलमान का द्वंद्व है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये शुरू हुआ है सुनसरी के एक गांव से। जी बिल्कुल। वहीं पर वो सीमित हो जाना चाहिए था ना, वो फैलते फैलते बीरगंज तक आ गया। हाँ। करीब 200 किलोमीटर दूर आ गया। जी। तो जहाँ जहाँ मुसलमान का बस्ती है, थिक डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पर इसने तूल पकड़ा है। हाँ। तो इसको तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को ही ब्लेम करने से हम लोग, इसमें से कोई किसी को फारकत नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलने वाला है। और गवर्नमेंट का जो अभी तक जो रवैया दिखाई दे रहा है, रूलिंग पार्टी इटसेल्फ जी हमारे आईजी को क्रिटिसाइज कर रहा है। हाँ। अब ये इसके ऊपर अभी का जो फाइंडिंग है, अगर पुलिस को ब्लेम किया गया तो कहीं और डिफेम करके हमारे पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज करने का कोई इरादा तो नहीं है। जी। इससे क्या होगा कि जब पुलिस डिमोरलाइज हो जाएगा तो आने वाले दिन में जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों समुदाय में जो जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको ताकत मिलता है, उनको इनकरेजमेंट मिल जाता है आगे का हिंसा करने के लिए। जी। और यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है, सदर्न बॉर्डर, भारत से सटा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में, मेरे अंदाज में तो करीब करीब 12-15 लाख बांग्लादेशी यहाँ पर घुस गए हैं नेपाल में। ये तो शौक है। हाँ, तो इससे जो है उन लोगों को बल मिलेगा, तो वो लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए दे विल स्टार्ट यूजिंग वायलेंस। तो जो अभी रिपोर्ट सुमन भाई ने सुनाया मुझे, मैं तो सुना नहीं हूँ, अगर ये सही है तो मेरे ख्याल से पुलिस से अब कंट्रोल नहीं होगा। वैसे भी सुनसरी में आर्मी को उतरना पड़ा फील्ड में, आर्मी को टेक ऑफ करना पड़ा, तो गवर्नमेंट को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ निकालना चाहिए था गवर्नमेंट को भी, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी हैं, पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है, मिलिट्री है, सबको बैठ के अब फ्यूचर में ऐसा न हो, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए और पब्लिक को इंसाइट करने के बदले में, जी, उत्तेजित करने के बदले में उसको पैसिफाई करना चाहिए ना। लीडरशिप तो ये है, और हमारा बॉर्डर जो है ये अपने आप ही पहले से ही टेंस है। हाँ। हमारे गवर्नमेंट का जो गलत निर्णय ले रहा है गवर्नमेंट, उससे हमें तराई में, बॉर्डर एरिया में हमारे कृषकों को अब की बार मल नहीं मिला, खाद नहीं मिला है, यूरिया नहीं मिला है। दूसरी बात, वहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर वो लोग अपना शॉपिंग करते थे या काम करते थे, उसमें भी अभी कड़ाई है। जी, जैसे कि सर आपने ये बॉर्डर के जो बात के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, इस संदर्भ में हम थोड़ी बात करेंगे। अभी के वक्त में जैसे सुनसरी में दंगा हुआ, वो आपने भी कहा
कि विराटनगर से लेकर वीरगंज तक वो फैल गया। उस दौरान 4 लोगों की जान गई। मरने वाले सभी हिंदू ही थे। इस वजह से इसको सरकार की तरफ से हिंदू के ऊपर किया गया अत्याचार भी ऐसा बोला गया। उस टाइम सरकार ने सभी मृतक को क्षतिपूर्ति भी दिया, परिवार के साथ समझौता भी किया, उन लोगों को शहीद घोषणा किया गया। तब जाकर ये आंदोलन रुका गया है। फिर भी जो 4 लोगों की जान गई, जो हिंसा भड़का, उसमें रूलिंग पार्टी के ही सांसद के हाथ है। उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी स्टेटमेंट की वजह से ही ये दंगा भड़का है। ऐसा भी सरकार की जो छानबीन समिति है उसका निष्कर्ष ये भी निकल कर आया है। अब ऐसे देखें तो अब क्या मान सकते हैं, सत्तारूढ़ दल ही नेपाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए लगा है, ऐसा मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं अभी के वक्त में? आपको क्या मानना है? मैं तो जानता हूँ कि नेपाल में इंस्टेबिलिटी में ही किसी एक दो परराष्ट्र विदेशी शक्तियों का इंटरेस्ट है, ताकि यहाँ इंस्टेबिलिटी हो। और स्टेबल गवर्नमेंट जब नहीं होगा तो देन दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। जी। तो उसी के हिसाब से पहले भी चर्चा हुआ था कि इवन पीपल वर टेकिंग होम मिनिस्टर्स नेम कि हमारे गृह मंत्री ही इस दंगे के पीछे हैं। अभी भाई ने कहा, सुमन भाई ने कहा कि रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं, लीडर्स हैं, उन्हीं ने अपना गलत स्टेटमेंट करके इसमें और उत्तेजना लाया, हिंसा भड़काने के लिए और हिंसा भड़क गया। तो जो पहले जो अभी जनता में जो डर है कि हमें इंस्टेबिलिटी के पीछे रूलिंग पार्टी एंड गवर्नमेंट ही है, तो इसको तो गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए ना। जी। जब गवर्नमेंट के ऊपर ही वायलेंस का शंका अगर हो गया, इफ दे स्टार्ट सस्पेक्टिंग द गवर्नमेंट, जी, देन दे विल नेवर बी काम इन दैट एरिया। तो उस वक्त गवर्नमेंट अपना पकड़ नहीं बना सकता है। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आई थिंक everyone, we should have an all-party meeting on this and chalk out a future plan so that next time no other such incidents happen. जी। जैसे ये छानबीन का रिपोर्ट आया, उसके बाद प्रहरी ने ही जो 4 हिंदू लोगों की जाने की वजह वो प्रहरी, नेपाल के जो प्रहरी है वो बना, ऐसा रिपोर्ट में दिखाया गया। क्यों पुलिस इतना लापरवाह हो गया जिसकी वजह से वो लोगों की संरक्षण करने, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी प्रहरी को थी, पुलिस को थी। तब पुलिस की लापरवाही की वजह से, पुलिस के ही बंदूक से निकला गोली से 4 लोगों की जान गई, कई सारे लोग घायल हुए। ये इसमें सरकार दोषी है, प्रहरी ही लापरवाह कर रहा है नेपाल में? क्या मानना है आपको? क्योंकि कुछ समय पहले हुआ जनजी आंदोलन में भी 70 से भी अधिक लोगों की जान गई थी प्रहरी की गोली से। क्या मान सकते हैं अभी के वक्त में नेपाल में प्रहरी लापरवाह हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, इसमें एक चीज तो संतोष की बात यह है कि कम्युनिटी ने नहीं चलाया। हाँ, गोली जो है न मुस्लिम कम्युनिटी चलाया न हिंदू कम्युनिटी ने चलाया। ये एक अच्छी बात है। अगर पुलिस ही के गोली चलाएगा ना, कहीं भी वायलेंस को दबाना होगा, तो अगर 2 पार्टी फायर आर्म्स यूज नहीं करते हैं तो उसमें तो पुलिस ही के पास होता है ना फायर आर्म्स, तो नेचुरली पुलिस ही चलाता है। पर इसमें क्या है कि आप पर्टिकुलरली हिंदू बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को हिंदू शब्द नहीं निकालना चाहिए था। अभी यहाँ पर तिब्बतन दलाई लामा को लेकर बहुत बड़ा टेंशन है। हाँ। और एक यहाँ पर नैरेटिव है कि अमेरिका वांट्स इंस्टेबिलिटी इन तिब्बत, उसके लिए वो तिब्बतन एक्सट्रीमिस्ट या फ्रीडम फाइटर्स, व्हाटएवर यू कॉल देम, उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा अमेरिका ने, हाँ, ऐसा चर्चा तो नेपाल में चल रहा है ना। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मुस्तांग गए हुए हैं। हाँ। वहाँ पर जो गुम्बा है, बुद्धिस्ट गुम्बा है,
वो अमेरिकन एयर से बना था खंबा रेवोल्यूशन के टाइम में, जी। ऐसा कहना है। अगर वो है तो मेरे ख्याल से दिस एड्स टू द फियर ऑल्सो। जितना अभी फियर सब पब्लिक में आ रहा है, वो इसी के कारण आ रहा है। अब हिंदू लोग, वो लोग अब अपने आप को आर्म्ड करेंगे। अब वायलेंस जो होगा, नेक्स्ट वायलेंस विल बी ऑन द पार्ट ऑफ हिंदूज, जी। क्योंकि वो लोग इनसिक्योर हो गए। वो लोग समझेंगे कि अगर नेक्स्ट वायलेंस हो गया तो उस वायलेंस में तो हम ही लोग टारगेटेड हैं। हाँ, सो दे विल नॉट ट्रस्ट द पुलिस। और दूसरे समुदाय को ट्रस्ट करना तो कोई बात ही नहीं है ना। जी। जो दोनों भिड़ रहे हैं, जो एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, उसको एक दूसरे को विश्वास करने की तो बात ही नहीं है। बीच में पुलिस को आना चाहिए। अब पुलिस विल बी अ सस्पेक्ट इन द आईज ऑफ द हिंदूज। हिंदूज लोग सस्पेक्ट करेंगे और हम लोग मेजॉरिटी में, नॉट ओनली इन मेजॉरिटी बट ओमकार परिवार जो है 95% है। और ये तिब्बतियन जो हमारे यहाँ हैं, जी। या जो तिब्बत को सपोर्ट करते हैं ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ अमेरिका करते हैं, वो लोग भी उत्साहित हो जाएंगे। जी। हिंदू लोग तो बैकफुट में हो जाएंगे ना। आई थिंक दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड। जी, जैसे कि वो सरकार की तरफ से जो छानबीन समिति गठन हुआ था, उसके बाद जो रिपोर्ट आया उसमें देखें तो बॉर्डर साइड में जो मदरसा है उनकी गतिविधि पर भी सरकार की तरफ से कई सारे सवाल खड़ा किया है। क्या मानना है आपको अभी के वक्त में, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि 15 लाख से अधिक यहाँ पर बाहर से आए हुए मुस्लिम रहते हैं, जो भारत के लिए टेंशन बन सकता है, आपने ऐसा बार बार कहा है। अभी के वक्त में देखें तो जो सरकार की तरफ से वो मदरसा के ऊपर कई सारे शंकास्पद गतिविधि की आशंका जताया है। क्या सच में ही नेपाल के जो मदरसा है मुस्लिम के, जो यहाँ पर धार्मिक स्थल है, उनमें शंकास्पद गतिविधि होता आया है अभी के वक्त में? क्या मान सकते हैं अभी के वक्त में? अब एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर अभी के बीते हुए करीब 6-7 साल में जी। विराटनगर से लेकर नेपालगंज तक मेरे ख्याल से ये 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके भीतर 4000 नए मदरसे बने हैं नेपाल में और 400 से अधिक मस्जिद बने हैं। हाँ। तो जो भी मुस्लिम लोग बाहर से घुसपैठिए आते हैं, चाहे बांग्लादेशी हो, कहीं दूसरा मुस्लिम जो आता है, दे विल नेचुरली कीप इन कांटेक्ट विद दीज मदरसाज। जी। तो मान लो एक मदरसा में के कांटेक्ट में अगर 300 जो घुसपैठी अपने को कांटेक्ट में रखते हैं, उनके द्वारा अपने को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, तो 12 लाख तो वैसे ही हो गया ना। हाँ। तो वो बेस नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर बेस नहीं है तो वो कांटेक्ट पॉइंट तो जरूर है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम घुसपैठिए आते हैं यहाँ पर, सबसे सेफेस्ट पॉइंट प्लेस उनको कांटेक्ट करने के लिए तो अपने जो फेथ है, मुस्लिम जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मदरसा हुए या मस्जिद हुए, तो उसके ज़रिए वो नेपाल के मुस्लिम्स और सिक्योरिटी उसी से मिलेगा। और कोई तो देगा नहीं उनको, गवर्नमेंट तो देगा नहीं और दूसरा कम्युनिटी देगा नहीं। तो नेचुरली वो उनके कांटेक्ट में है। अब हाथ हथियार है कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ, पर मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि जो 12-15 लाख जो बाहर से आए हुए मुस्लिम्स हैं, दे आर इन कांटेक्ट विद दीज मदरसा। जी। अगर मदरसा में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो तो हमें हर जो घुसपैठी मुसलमान हैं उनका पता लग जाएगा। जी, जैसे बॉर्डर साइड की जो मदरसा है उन पर अगर शंकास्पद गतिविधि होने की आशंका सरकार की तरफ से जताया गया है, तो वहाँ पर कुछ तो होगा। अगर ऐसा है तो नेपाल और भारत के बीच के जो बॉर्डर लाइन है, इस पर कितना खतरा होगा?
क्या मान बहुत सकते बड़ा हैं अभी के खतरा है बाद ना, बहुत बड़ा। हम लोग तो इसको डील कर चुके हैं ना। जी। भारत के जो विरोधी पार्टीज हैं वो लोग मोदी जी को कमजोर करना चाहते हैं, हो सके तो मोदी जी को डिसलॉज करना चाहते हैं। हाँ वो तो क्लियर है। राहुल गांधी जी तो अपनी स्पीच ही में बोल रहे हैं, जब तक मोदी जी को नहीं अपदस्थ करोगे तब तक भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। वो तो साफ कर रहे हैं। तो भारत को कमज़ोर करने के लिए अगर यहाँ पर ये एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स, कट्टरपंथी मुस्लिम्स और आतंकवादियों को बेस मिल गया तो वो तो भारत के जितने भी मोदी विरोधी शक्ति हैं हाँ उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा ना। दे वांट इट। मैं तो ये इस चीज़ को मुझे डर है कि किसी दिन जैसे भारत में पहले पहले होता था दंगा, हिंदू मुसलमान दंगा, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे। हाँ। उसमें पुलिस के गोली से नहीं मरते थे, वो एक दूसरे के गोली से मरते थे। तो वैसा अगर हो गया तो तराई जो है हमारा, कम से कम फ्रॉम विराटनगर, फ्रॉम सुनसरी, नॉट विराटनगर, फ्रॉम सुनसरी टू नेपालगंज, वो नेपाल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अंतर्द्वंद हो जाएगा वहाँ पर। वहाँ नहीं, दैट विल बी जैसे अभी पाकिस्तान में टेररिस्ट लोगों का जो बेस है वो तो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल टेररिस्ट का तो वो तो बेस हो जाएगा ना। वो सारे पाकिस्तान वाले वो लोग जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दे विल ऑल माइग्रेट टू दिस प्लेस। दिस विल बी अ सेफर प्लेस। और इसको पाकिस्तान और जितने भी कट्टरपंथी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे विल बी फाइनेंसिंग इट। जी। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का सरदर्द हटके नेपाल में आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसे देखें तो इस वजह से नेपाल को भी खतरा होना चाहिए। अब नेपाल ने इसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। क्या राय है आपको अभी के वक्त में नेपाल के गवर्नमेंट की तरफ से, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ का जो शंकास्पद गतिविधि हो रहा है, नेपाल के जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो छानबीन समिति की स्टेटमेंट है उसमें ऐसा लिखा गया है कि अब नेपाल के जो मदरसा में शंकास्पद गतिविधि हो रहा है, अब ऐसे क्या कैसे रोकना होगा या बोलूँ कैसे नियमन करना होगा? आपको क्या राय है अभी के वक्त में ये सारे बात पर? अभी जितने भी नेपाल में प्रॉब्लम्स हैं जी, सब सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमारा सप्लाई चेन अभी टूटा हुआ है, रेगुलर नहीं है। हमारे यहाँ महंगाई आसमान को छू चुका है, आउट ऑफ इमेजिनेशन है। ये 11 महीने में कमती में भी 200 टाइम्स महंगी बढ़ा, 200 टाइम्स। जी, वो हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। और यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है वो लोएस्ट पॉइंट में है। अभी जो सुनसरी का बात हम लोग कर रहे हैं, दिस इज अ क्लैश बिटवीन टू कम्युनिटीज, जी, रिलीजियस कम्युनिटी। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। इसमें जब तक एक सर्वपक्षीय मीटिंग नहीं कराता है गवर्नमेंट, आई थिंक गवर्नमेंट कांट कंट्रोल इट अलोन. It has to have all concerning stakeholders meeting, not parties. Everyone, every party और जितने भी stakeholders हैं, जैसे हमारे सामाजिक संस्था है, even the monarchy, हमारा राष्ट्र संस्था है, उसका भी बहुत बड़ा फॉलोइंग है, बहुत बड़ा उसका प्रभाव है हिंदू समाज में. अब हिंदू समाज को अगर ये सरकार टारगेट कर रहा है, रूलिंग पार्टी टारगेट कर रहा है, तो उन लोगों को भी एक लीडरशिप चाहिए मेरे ख्याल से. जी. तो वो हमारा राष्ट्र संस्था ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कोई पार्टी नेता नहीं कर सकता. तो इसके लिए एक सर्वपक्षीय अगर मीटिंग हो
और उस मीटिंग के बाद एक सर्वपक्षीय निर्णय हो ऑन ऑल फ्रंट्स, हमारा इकोनॉमिकल फ्रंट, हमारा सोशल फ्रंट, हमारा जो सिविलाइजेशन में जो दरार आया है, फेथ में दरार आ रहा है, हमारे कल्चर जो कमज़ोर हो रहा है, इसी के वजह से ना एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में झगड़ा होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अकेले सफिशिएंट नहीं है। नॉट ऑल पार्टी मीटिंग, यहाँ पार्टी को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। जब तक आप सर्वपक्षीय मीटिंग नहीं करोगे, पीपल विल नॉट फॉलो यू, दे विल नॉट बिलीव इन यू। अगर वैसा स्थिति हो गया, पहले तो अपना पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहिए, गवर्नमेंट पर विश्वास होना चाहिए। इस गवर्नमेंट को अगर विश्वास अर्जन करना है, जनता से लेना है, तो सर्वपक्षीय मीटिंग के अलावा कोई दूसरी इंटरनली उसका ऑप्शन नहीं है जी। उसके बाद हमें भारत से टॉप लेवल में, प्राइम मिनिस्टर लेवल में बात करना चाहिए। दिस इज द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम विच विल क्रिएट ट्रबल इन इंडिया ऑल्सो। जी, मोदी जी के लिए तो ये बहुत बड़ा हेडेक होगा ना। हमें भारत का पूर्ण समर्थन चाहिए इसमें, और पहले तो हमें यूनाइटेड होना चाहिए। यूनाइटेड होने के लिए हमें सर्वपक्षीय एक मीटिंग होना चाहिए, उसके बाद एक यूनाइटेड नेपाल का लीडरशिप लेके रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी से बात करना चाहिए। वो हम लोग तो शुरू से ही ये बात कर रहे हैं ना, जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से फेस टू फेस बात ना करे, वन टू वन बात ना करे, और सारे प्रॉब्लम्स के जी, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, और सिक्योरिटी कंसर्न भी ऐसा हो गया, इट इज़ नाउ नॉट ओनली कनेक्टेड विद नेपाल एंड भारत। जी, उसमें हमें चीन को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अब ब्रिक्स हो रहा है, अभी मेरे ख्याल से अब 8 दिन और ये 19 दिन के अंदर ब्रिक्स शुरू हो रहा है। हम लोग का प्रॉब्लम अगर ब्रिक्स के माध्यम से सॉल्व हो तो हमें 2/3 ऑफ द वर्ल्ड उसका समर्थन मिलेगा। जी, ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो मुस्लिम संगठन है, दे हैव अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड बेस है। सो ये नेपाल में ही नहीं है, दे विल बी ऑल सपोर्टेड। जो बेस नेपाल में है, दे विल बी सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन इन मिडल ईस्ट। हाँ, वो कंट्रीज यहाँ पर इसको सपोर्ट करेंगे, और ख़ास करके जो मोदी जी के जो ओपोनेंट्स हैं, वो लोग भी इसमें साथ देंगे, तो विल बी ऑन अ वेरी वीक फुट। तो हमें भारत को तो समर्थन चाहिए। उसके अलावा अगर इस चीज़ को ब्रिक्स के मीटिंग के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बालेन जी अगर भारत जाके मोदी जी से इन सब मामलों में अगर डिस्कस करें, तभी जाके हमें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से एक्सट्रीमिस्ट जो इंटरनेशनली कनेक्टेड है, उनसे लड़ने के लिए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हमारे पास उतने आमदन एम्यूनेशन भी नहीं है। हमें 10 साल जो माओइस्ट इंसर्जेंसी हुआ है नेपाल में, दैट वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर आर्मी। जी, इंडिया को उसमें इंटरवीन करना पड़ा ना। हाँ, तो वो सब चीज़ हम लोगों का एक्सपीरियंस है। वी वांट अ यूनाइटेड नेपाल विच विल टॉक विद मोदी जी, और जो रिजल्ट मोदी जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर with the support of whole of Nepal after that सर्वपक्षीय भेला मीटिंग, अगर वो जाते हैं उसको करके, तब जाके हमें हमारे यहाँ
जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज वो बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी, इन दिनों नेपाल में ये भी चर्चा है कि नेपाल के जो जयन्ती आंदोलन के वक्त जो हथियार लुटा गया था आंदोलनरत पक्ष नहीं, उसको अभी के वक्त में जो टिबेटियन गुम्बा है वहाँ पर छिपाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। और सुनसरी घटना के बाद गठन हुआ जो छानबीन समिति था, उसने भी कहा है कि नेपाल के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन पर शंकास्पद गतिविधि उन लोगों ने कर रहा है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ के मदरसा पर शंकास्पद गतिविधि हो रहा है, वो लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसे देखें तो क्या अब नेपाल टेररिज्म के बेस बन रहा है, ऐसा मान सकते हैं? क्या है अभी के वक्त में ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है? मेरे ख्याल से फाउंडेशन तो दे हैव लेड द फाउंडेशन पहले से है। हमारे यहाँ से सोना, ड्रग्स, जितना भी स्मगल होता है त्रिभुवन एयरपोर्ट से, 90% ऑफ इट वो भारत जाता है जी। और भारत में जाके वो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ और आतंकी एक्टिविटीज़ में फिनेंस करता है। वो तो भारत भी जानता है ना। तो नेचुरली यहाँ पर बेस तो पहले से ही है। अब ये बेस यहाँ पर आपका मिलिट्री बेस बन रहा है ये। और जहाँ तक हमारे जो पुलिस से लूटा गया जो फोर्स और जो सशस्त्र से लूटा गया फोर्स का जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जी, उससे बहुत आगे एडवांस फायर पावर से अभी के एक्सट्रीमिस्ट लड़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट विल बी ऑफ एनी यूज। अगर यहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन है तो वो अभी के जो लेटेस्ट है, नॉट AK-47, उससे भी एडवांस वर्जन आ गया। दे विल स्मगल दैट शुड बी इन दोज गुम्बास, बट आई डोंट बिलीव दैट। है कुछ, लेकिन गुम्बा में उतना नहीं है, क्योंकि उस क्वांटिटी में चाइना को डिस्टेबलाइज करने के लिए या भारत से लड़ने के लिए, आई थिंक इफ अभी का जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन नेपाल के जो पुलिस और आर्म पुलिस के साथ है वो एडुकेट नहीं है। उससे अधिक सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दे आर यूजिंग द लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वेयर एज वी आर यूजिंग at least 2-3 decades old arms and ammunition। वो टेक्नोलॉजी अभी काम नहीं करेगा। गुम्बा में अगर उस क्वांटिटी में है तो हमारे पुलिस और मिलिट्री को तो मालूम है। अगर वहाँ पर ये संभावना है कि क्योंकि ये आरोप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता भी और विश्लेषक भी कह रहे हैं कि जो पुलिस से लूटा गया हथियार था वो अभी के वक्त में टिबेटियन गुम्बा पर छिपाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि विद इन आवर्स वो लेटेस्ट जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो नेपाल वो लोग ला सकते हैं विद इन आवर्स, नॉट डेज जी। अगर यहाँ पर वैसा माहौल हो गया कल जाके एक बहुत बड़ा, जैसे गाजा में होता है, जैसे लेबनान में हो रहा है, अगर वैसा कोई एक्शन में चला जाए एक्सट्रीमिस्ट लोग, तो दे विल डू इट विद लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, नॉट द ओल्ड वर्जन। तो वो विद इन आवर्स बांग्लादेश से अगर प्लेन में आ गया तो वो 1 घंटे में आ जाएगा। पाकिस्तान से अगर भेजना हो तो वो 2 घंटे में आ जाएगा। तो विद इन आवर्स यहाँ पर चार्ल्स स्वराज ने एक बार कहा था कि यू कैन पास एन एलिफेंट थ्रू द त्रिभुवन एयरपोर्ट। जी। तो हमारा इतना पोरस वहाँ पर सिक्योरिटी बंदोबस्त है त्रिभुवन एयरपोर्ट में। प्लेन जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो जो विदेशी शक्ति इसको ऑपरेट करना चाहता है, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। जी, ओके सर, आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।